सर आज आप संतोषगढ़ में आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। किन मुद्दों को लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? अलग अलग मुद्दों को लेकर के आज आप सब पत्रकार मित्रों के साथ मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू हो रहा हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से संतोषगढ़ नगर से अनेकों लोगों के मुझे फ़ोन भी आए, लोगों ने बताया भी कि जहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग तरह की समस्या है, जिसमें पहला ज़्यादातर लोगों का कहना है कि पिछले अगस्त महीने से यानी 24 अगस्त से आज तक संतोषगढ़ शहर जो लगभग जहाँ 15,000 लोग रहते हैं वहाँ पर पटवारी ही नहीं है। और पटवारी ना होने के कारण जहाँ लोगों को जिस पटवारी को चार्ज दिया हुआ उसके पास जाना पड़ता है दूसरे गांव के अंदर, और वहाँ पर जाकर के बच्चों के कोई सर्टिफिकेट्स बनने हैं, लोगों की कोई निशानदेही होनी है, लोगों के कोई रेवेन्यू से संबंधित अन्य काम है, वो सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। और 1 साल से जहाँ पर पटवारी नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक इतना बड़ा शहर, उस शहर के अंदर पटवारी की जो कमी है वो हर व्यक्ति को खल रही है। जिनको काम पड़ता है उनको दूर तक जाना पड़ता है। और उसके साथ साथ हमारे 2 बड़े जहाँ प्रतिष्ठित +2 स्कूल हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। वैसे तो हिमाचल प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह लगभग 900 प्रिंसिपल्स की पोस्टें खाली हैं +2 स्कूलों की, लेकिन दोनों स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है। और उसके साथ साथ इस शहर के अंदर नगर परिषद है, नगर परिषद के अंदर रेगुलर प्रशासक नहीं है, ईओ नहीं है। और नगर परिषद के अंदर एकमात्र क्लर्क था, उसकी बदली कुल्लू के लिए कर दी, और ड्राफ्ट्समैन जहाँ क्लर्क का काम कर रहे हैं। कर्मचारियों को अलग से बोझ पड़ा हुआ है जहाँ पर क्लर्क नहीं है, परमानेंट ईओ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के समय पर हमने 7 करोड़ रुपया ला करके सीवरेज का काम शुरू किया था, लैंड भी एक्वायर की थी। और जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, सीवरेज का काम लगभग मृत प्राय हो गया है, जहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा है। जल शक्ति विभाग सीवरेज के काम की तरफ न सरकार ध्यान दे रही है, न जल शक्ति विभाग ध्यान दे रहा है। और उसी के साथ साथ जो बिजली की हालत संतोषगढ़ शहर के अंदर है, उससे जनता के बहुत ज़्यादा परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के समय पर संतोषगढ़ नगर परिषद के अंदर हम लोगों ने सेंटर की स्कीम के माध्यम से 3.5 करोड़ रुपया लेकर के आए थे। दीनदयाल जी के नाम पर जो स्कीम थी, उसके माध्यम से हमने जहाँ पर अनेकों ट्रांसफार्मर भी लगाए बिजली की वोल्टेज बढ़ाने के लिए, अनेकों जगह पर केबल से काम भी किया, तारें उठाई, अनेकों जगह पर नए खंभे भी लगाए, पोल भी लगाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने मजबूत किया। लेकिन जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने वायदा किया था कि हम 300 बिजली के यूनिट फ्री देंगे लोगों को। बिजली के यूनिट तो क्या फ्री देने, शहर के अंदर दिन के समय पर को 10 बार बिजली जाती है लोगों के घरों के, लोगों के फ्रिज सड़ गए, टीवी खराब हो गए। और उसके साथ साथ लोगों की पढ़ाई बच्चों की खराब होती है। गर्मी के मौसम में लोगों को गर्मी के अंदर बिजली के बिना तड़पना पड़ता है। तो बिजली की हालत जहाँ बिल्कुल शहर के अंदर बड़ी दयनीय स्थिति में बिजली की हालत है। और इसके साथ साथ जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो हमने 30 बेड का हॉस्पिटल जहाँ पर बनाया था भारतीय जनता पार्टी के समय पर, मंत्री जी उस समय उद्घाटन के लिए राजीव सहजल जी जहाँ पर आए थे, उस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों की पर्याप्त मात्रा ना होने के कारण शाम को 4-5 बजे के बाद कोई भी डॉक्टर वहाँ पर मिलता नहीं है। लोगों को इलाज के लिए ऊना की तरफ भागना पड़ता है। अगर 5 बजे के बाद कोई बीमार हो जाता है तो रात को वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। और उसके साथ साथ एक और बड़ी विपत्ति इस एरिया के अंदर आई है। अनेकों दिनों से हम गांवों के अंदर घूम रहे हैं, जब से भारी बारिशें होनी शुरू हुई है, तो उसके कारण हमारा जो एरिया सारा फसल वाला एरिया है, सब्जी वाला एरिया है। और इस एरिया में धान भी बड़ी मात्रा में बोया जाता है, मक्की भी बड़ी मात्रा में होती है, और सब्जियां बहुत ज़्यादा होती हैं संतोषगढ़ शहर के सराउंडिंग के अंदर। तो हमने देखा कि जहाँ पर 2-2, 3-3 फुट, 4-4 फुट पानी अभी भी खेतों के अंदर खड़ा हुआ है, मक्की बिल्कुल बैठ गई है,
धान तबाह होने के कगार पर पहुंच गया है और जिन भी लोगों ने सब्जियां लगाई थी वो सब्जियां सड़ गई और पनीरियां तक लोगों की तबाह हो गई और खेतों के अंदर पानी खड़ा है। लेकिन जहां पटवारी ना होने के कारण मुझे लगता है कि प्रशासन के माध्यम से इन जिम्मेदारों के नुकसान का कोई भी जायजा न सनौली मजारा में लिया गया, न पूना मलुकपुर बीड़ियाल में लिया गया, न अजौली में लिया गया, न संतोषगढ़ नगर परिषद का जितना भी एरिया है, यानी इस एरिया की 20-25 हज़ार जो पॉपुलेशन है उनका जो फसलों का नुकसान हुआ है, चाहे वो संतोषगढ़ से ऊना संतोषगढ़ रोड है, उधर जो फसलें लोग बीजते हैं सब जगह फसलें तबाह हो गई हैं, खेतों में पानी खड़े हुए हैं। तो इस तरह की स्थिति इस शहर की और शहर के साथ लगते गांवों की है। उसके कारण मैं आज आप सब लोगों को बुलाया है कि आप जो जागरूक नागरिक हैं उन तक मीडिया के माध्यम से जो बातें पहुंचनी चाहिए और एक ही चीज़ का जहां बोलबाला कि अवैध काम जो भी आपने करना है उसकी खुली खेल है। संतोषगढ़ शहर के अंदर जो भी किसी भी तरह का काम, अलग अलग काम को गिनाऊंगा तो अलग हो जाएगा। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो जहां अनैतिक काम इस शहर के अंदर चंद लोग ना कर रहे हों, वो चाहे लॉटरी का सिस्टम हो, चाहे सट्टे की दुकानें हों, चाहे अवैध शराब का काम हो, चाहे उसके साथ अवैध खनन का मामला हो। ये सारा चरम सीमा के ऊपर पिछले कांग्रेस के 3.25 सालों में चरम सीमा के ऊपर पहुंच गया है। लेकिन जो लोगों की ज़रूरतों के काम हैं, जो मैंने आपको बताए कि पटवारी बहुत ज़रूरी व्यक्ति होता है और वो भी 15,000 की पॉपुलेशन के बीच। इसी तरह से हॉस्पिटल की दयनीय स्थिति, स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल्स का ना होना और उसके साथ साथ सीवरेज का काम बीच में रुक जाना, किसानों की तबाह हुई फसलों का कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा है। तो मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से और सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों की तरफ वो ध्यान दें कि जहाँ पर बिजली समय पर आए, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, बुजुर्गों को किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, और लोगों के फसलों के नुकसान का जायज़ा लिया जाए और जिम्मेदारों को, किसानों को उसका मुआवजा दिया जाए, उसका कोई रिकॉर्ड तैयार किया जाए। और इसी तरह से हॉस्पिटल की तरफ ध्यान दे करके वहाँ पर्याप्त मात्रा में जो डॉक्टर लगने हैं उनको लगाया जाए और शाम के समय पर, रात के समय पर भी लोगों को, अगर इस तरह बड़ा हॉस्पिटल बनने के बाद भी रात को कोई छोटी सी बीमारी के लिए लोगों को ऊना हेडक्वार्टर पे भागना पड़े, नंगल की तरफ भागना पड़े, तो मुझे लगता है कि उस बने हुए बिल्डिंग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। उसके औचित्य को साबित करने के लिए ज़रूरी है कि जहाँ पर डॉक्टर हो और पर्याप्त मात्रा में पैरामेडिकल स्टाफ हो। तो इन सब बातों को आप जनता तक पहुँचाएंगे ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है और इस गूंगी बहरी सरकार को कान तक ये आवाज़ पहुँचे तो मुझे लगता है कि संतोषगढ़ सराउंडिंग और संतोषगढ़ के शहर के लोगों को कुछ लाभ होगा। वरना ये शहर गलत कामों का अड्डा तो बन गया, लेकिन अच्छे काम सारे यहाँ पर रुके हुए हैं। ये सरकार की सबसे बड़ी नालायकी है, सबसे बड़े निकम्मापन है और प्रशासन के कोई भी अधिकारी इन सब बातों की तरफ लोगों के कहने के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण ये एक प्रतिष्ठित शहर आज एक ऐसी परिस्थिति में से गुजर रहा है जैसे कोई इंटीरियर का शहर हो, जैसे कोई दूर दराज के क्षेत्रों का शहर हो। ये प्रमुख शहर है, हमारा बॉर्डर एरिया का शहर है और बड़ा पुराना शहर है। संतोषगढ़ एक व्यापार का अड्डा किसी टाइम पर माना जाता था इसको। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के स्कूल में बड़ी दूर दूर से लोग पढ़ने पहले भी आते थे, आज भी आते हैं। तो उसके नाते शिक्षा को, स्वास्थ्य को, सीवरेज को, नगर परिषद को, बिजली के व्यवस्था को अगर हम लोगों ने ठीक नहीं करना है तो फिर गवर्नमेंट किस काम की है? गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम सिर्फ अवैध धंधे करने वालों को आश्रय देना नहीं होता। गवर्नमेंट का काम गलत कामों को रोकना और अच्छे कामों को आगे बढ़ाना। और जो कांग्रेस के नेता हैं वो स्वयं ऐसे लोगों के साथ मिले हुए हैं जो गलत काम करते हैं और मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी संज्ञान लिया कि कमेटी के अंदर कोई अच्छा काम क्लर्क कर रहा है तो उसको क्यों बदला जाए, या ईओ हम लोग परमानेंट लेकर के आएँ, या हम
कोई यहाँ की डेवलपमेंट के लिए फंड लेकर के आएँ, उस फंड को आगे बढ़ाएं। सीवरेज का आया हुआ 7 करोड़ का फंड और उसके बाद सीवरेज का लगभग 21 करोड़ का एस्टीमेट, मुझे नहीं लगता 3.5 साल में कांग्रेस के समय एक भी पैसा सीवरेज को आया दोबारा वो 7 करोड़ के बाद। वो 7 करोड़ का चेक मैंने खुद शिमला से ला करके कमेटी की मीटिंग के अंदर मैंने चेयरमैन साहब को दिया था और उनके साथियों को दिया था कि सीवरेज के काम को जल्दी करें। सोहा के अंदर जा कर के हमने रिक्वेस्ट करके ज़मींदार से ज़मीन ली और ज़मीन लेकर के वहाँ टैंक का काम शुरू किया, लेकिन वो सारे काम अस्त व्यस्त हो गए हैं। उन कामों को गवर्नमेंट शुरू करे और पटवारी की जहाँ जल्दी व्यवस्था हो, प्रिंसिपल्स की जहाँ जल्दी व्यवस्था हो, बिजली जल्दी ठीक हो, हॉस्पिटल की स्थिति ठीक हो। अगर ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो शहर के लोगों के साथ मिल कर के आने वाले टाइम में मशवरा करके जो शहर के लोग, यहाँ के लोग करना चाहेंगे उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग आंदोलन करना पड़ेगा, तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। धन्यवाद। सर, एक अभी अभी आपने बोला कि जब आपकी सरकार थी तो आपने 32 ट्रांसफार्मर जो है वो यहाँ पे स्थापित किए थे, लेकिन सर आज स्थिति ये है कि वो या तो पर्याप्त नहीं थी, उसकी मात्रा पर्याप्त नहीं थी, आज भी वोल्टेज की कमी है। दूसरा सर, जो केबल लगी है वहां पे वो आए दिन कहीं ना कहीं से सड़ जाती है। क्या उसकी गुणवत्ता में कमी थी या कुछ ओवरलोड हो रहा है? इसके बारे में कुछ स्पष्ट कीजिए प्लीज। मुझे लगता है इसमें टेक्निकली तो बिजली विभाग के लोगों से जैसा आपने बताया मैं बात कर लूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर साल जो लो वोल्टेज की समस्या है इसको हम लोग तभी अचीव कर पाएंगे जब तक रेगुलर बिजली की व्यवस्था में सुधार नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने 4 साल पहले जो 3.5 करोड़ 26 लाख शायद उस समय आया था, जहाँ तक मुझे जानकारी है 2.5 करोड़ के लगभग उस समय हम लोअर देना के लिए लाए थे। बाकी अलग अलग जगह 9 करोड़ पे हमने शहर के अंदर लगाया था, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी में कई जगह लगाया था। लगभग 30-35 ट्रांसफार्मर हमने जहाँ पर अलग अलग जगह पे ट्रांसफार्मर हम लोगों ने लगाए थे। तो उसमें अगर हम लोग रेगुलर उसकी देख रेख नहीं करेंगे, क्योंकि हर साल नए घर भी बनते हैं, नए एसी भी लगते हैं, नई उसकी जिसको कहते हैं कि ज़रूरतें बढ़ रही हैं, उसके कारण हो सकता है कि ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर आ रहा होगा, जिसके कारण जैसा आपने कहा लो वोल्टेज की अभी भी प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में आपने जानकारी दी है, तो मैं एससी साहब से बातचीत करके एक बार दोबारा उनको कहूँगा कि संदोगढ़ नगर परिषद का निरीक्षण करें। निरीक्षण करके और भी उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो सेंटर से एक अभी प्रोजेक्ट आया है जिसके अंदर पैसे आए हैं जगह जगह वोल्टेज की स्थिति सुधारने के लिए, तो उसमें उनको नगर परिषद को भी ऐड करके जहाँ पर भी और क्या क्या किया जा सकता है, ये डिपार्टमेंट से बातचीत करके फिर मैं डिटेल में आपको बता सकता हूँ। सर, एक बहुत संतोषगढ़ के साथ पूरे क्षेत्र का एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है जो ये केमिकल फैक्ट्री लग रही है, केमिकल उद्योग। लोगों को, क्षेत्रवासियों को उम्मीद थी कि हल्का विधायक सतपाल सत्ती जी ये मुद्दा जो है विधानसभा में जरूर उठाएंगे, लेकिन क्या कारण रहा, या फिर इसका कोई हल दिखाई दे रहा है कि इसको बंद कर दिया जाएगा? नहीं, इसमें हमने ये किया था, हमने नगर परिषद से मेरी उस समय बात हुई थी। नगर परिषद ने उनको एनओसी नहीं दिया, जो कि कांग्रेस के लोग अफवाह फैला रहे थे कि गवर्नमेंट नगर परिषद ने भी उनको एनओसी दे दिया। हमने उनको कहा था कोई एनओसी आपने नहीं देना है, जबकि इससे उल्टा गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने नगर परिषद का एनओसी ना होने के बावजूद उनकी सड़क भी बनाई पीडब्ल्यूडी ने, उनके लिए बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था भी की, वहाँ पर बिजली का काम भी शुरू किया। तो इस तरह से पोल्यूशन के एनओसी वगैरह उन लोगों को दे दिए गए। तो इन सब के कारण उन लोगों ने, अब जो मुझे जानकारी है कि कोर्ट के अंदर वो गए हैं, तो नगर के लोग भी चाहते हैं कि जहाँ पर ये पोल्यूटेड फैक्ट्री जो है वो जहाँ पर ना लगे, जिसके कारण पोल्यूशन फैलेगा। और नगर परिषद भी चाहती है, जहाँ की जनता और यहाँ की चुनी हुई नगर परिषद अगर उसके विरोध में है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ पर उसको चला दे। और हम लोगों ने भी उस समय भी मैंने बयान भी दिया था, इन सारी चीज़ों को जनता की हियरिंग करके शुरू करना चाहिए था। गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से धक्के से मिल करके उनकी सड़कें भी बना दी, बिजली के कनेक्शन तक उन तक पहुँचा दिए, बाकी काम शुरू कर दिए। तो जो गवर्नमेंट की नालायकी है, नगर परिषद ने अच्छा किया और शहर के लोगों ने भी अच्छा किया, क्योंकि जो इंडस्ट्री होनी चाहिए वो इंडस्ट्री एरियो के अंदर होनी चाहिए। इंडस्ट्री एरिया इसलिए बनाए जाते हैं कि वहाँ पर जाएं लोग, ना कि खेतों खलिहानों के अंदर फैक्ट्रियाँ खोलें। तो उसके विरोध में हम लोग भी, उसके लिए आने वाले टाइम में जो भी नगर की जनता चाहेगी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके
हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे और जहाँ पर वो ना लगे इसकी पूरे प्रयास किए जाएंगे। संतोषगढ़ में सर जल भराव की स्थिति बहुत पुरानी है। हर बार जब भी पूछा जाता है तो इसमें यही आता है कि जहाँ पे जो निकासी है उसकी जो नालों की क्षमता है वो कम है। इसके लिए बजट सर कब आ सकता है हमारा? इसमें ऐसा है कि अनेकों बार, जैसा आपने कहा, हमारे जो दो नगर हैं उन्ना और संतोषगढ़, ये हेडक्वार्टर जो है हमारे डाउन एरिया के एरिया हैं, इनके अंदर पानी की समस्या इस बार तो चलो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा बारिश होगी, बिल्कुल ही भयंकर बारिश हुई ऐसा हम लोग कहें, लेकिन कई बार सामान्य परिस्थितियों में भी जहाँ पानी निकासी की दिक्कत आ जाती है, उसके लिए ज़रूरी है, जैसे हमने उन्ना शहर के अंदर एक एस्टीमेट बनाया था 42 करोड़ 49 लाख का, और जयराम ठाकुर जी के समय पर 22 करोड़ 47 लाख रुपए लेकर के भी आए। हमने 8 बड़े नाले वहाँ पर बनाए, लेकिन कांग्रेस के राज के बाद जो बाकी पैसा बकाया था वो एक भी रुपया शहर के अंदर वहाँ पर नहीं आया। अगर शायद वहाँ उन्ना में वो नाले भी बन जाते तो उतना तबाही नहीं उन्ना के अंदर होती जितनी इस बार उन्ना के अंदर हुई है। वैसा ही संतोषगढ़ नगर परिषद के लिए भी ऐसी एक बड़ी योजना हम सब लोगों को बढ़ानी चाहिए, नगर परिषद को पीडब्ल्यूडी के साथ मिल करके, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट्स का तालमेल रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके लिए फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग पैसा ला सकते हैं, तो नालों का पानी कहाँ जाए। और उसके बाद एक और बड़ी समस्या रहती है कि जब ये पैसे आ जाते हैं तो कई लोग काम भी नहीं करने देते, जैसा देखा गया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम कंस्टिट्यूंसी के अंदर कराए, लोग रुकवाने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा परेशान करते हैं सरकारों को, लेकिन उनके साथ बातचीत करके और उनके साथ समाधान निकाल करके अगर हम लोग काम करें तो हो जाते हैं। तो संतोषगढ़ का भी यही हल रहेगा कि यहाँ पर हम लोग नालों के एस्टीमेट्स बना करके सड़कों के किनारे अंदर, अगर शहर के अंदर से कहीं हमें नाले बना करके बाहर पानी निकालना है, क्योंकि हम सबका सौभाग्य है कि हमारे साथ स्वां नदी है, उस स्वां नदी के अंदर हम फेंक सकते हैं, हमारे पास अल्टरनेटिव है नहीं। तो कई बार होता है कि शहर बहुत दूर तक है लेकिन पानी फेंके कहाँ, ऐसी समस्या होती है। तो उस पानी को हम लोग फेंक सकते हैं, बाहर ले जा करके बड़े नाले बना करके ले जा सकते हैं। तो उसकी एक टोटल वृहत योजना नगर परिषद को बनानी चाहिए पीडब्ल्यूडी के साथ मिल करके, फिर गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहिए कि वो हमें पैसे दे, ताकि मैं अभी देख रहा था सारे खेतों के अंदर 1.5 2 फुट पानी खड़ा है। अगर इनकी हम योजना बनाएंगे और उन नालों के अंदर डाल करके स्वां को ले जाएंगे तो इतनी बारिश होने के बावजूद भी हम फसल को बचा पाएंगे। जिम्मेदारों के घरों के किनारे में 4 2 2 फुट 3 फुट 1 फुट पानी खड़ा हुआ है, तो उनके मकानों को भी हम लोग बचा पाएंगे, स्कूलों की बिल्डिंग को भी बचा पाएंगे, सरकारी भवनों का और प्राइवेट भवनों का सबका रख रखाव हम ठीक ढंग से कर सकते हैं अगर शहर का पानी एकदम हम स्वां के अंदर जा करके फेंकते हैं। सर, कुछ साल पहले पीडब्ल्यूडी ने भी सर्वा किया था, जब पहले पानी आया था, क्या वो सर्वा फाइलों तक ही सीमित रहा? मुझे लगता नहीं पीडब्ल्यूडी ने किया है, क्योंकि नगर परिषद का एरिया है, इस एरिया के अंदर जो सारा सर्वे होना साथ आए हुए थे ना, वो नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी के कोलैबोरेशन से होना हो। अब मुझे आइडिया नहीं है, मेरे ध्यान में नहीं हो कि पीडब्ल्यूडी ने कब किया कब नहीं किया, लेकिन कई बार उनकी योजना रहती है कि हम लोग सनोली, मजारा, पूना, मलुकपुर, बिनियाड़ जो वाटर लॉक्ड एरिया है, इवन ओजोली, इन सब के एरिया से नाले बना करके लिया करके इधर स्वां की नदी में संतोषगढ़ के नालों को मिला करके आगे फिर उसको फेंकें, लेकिन वो योजना सिरे नहीं चढ़ी। और उसका सर्वे जैसा आपने कहा मेरे ध्यान में नहीं पीडब्ल्यूडी ने किया है या नहीं किया है, लेकिन हमें बनाना चाहिए इस सारे एरिया का, ताकि बारिशें तो समय समय पर अब जिसको कहते हैं कि चेंज हो रहा है, सारी चीज़ों में बदलाव हो रहा है बारिशों में। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि पहाड़ों के अंदर भी बाढ़ आएगी, पहाड़ों के ऊपर बाढ़ है, प्लेन के अंदर अलग तरह का नुकसान है, पहाड़ों के अंदर अलग तरह का नुकसान है। तो इन सब बातों को निकाल करके हम लोग अगर स्वां नदी में फेंकते हैं तो मुझे लगता है कि इस एरिया के जो ये 7-8 गांव मैं गिना रहा हूँ, और हमारा जो लो लाइंग एरिया चला गया संतोषगढ़ से उन्ना तक, इन गांवों के नाले हमें जो पुराने हैं, जो लोगों ने बंद किए हुए हैं, जो पुलियाँ लोगों ने बंद कर दी हैं, जो लोगों ने नालों के अंदर अपने अपने घरों से या अपनी दुकानों से जो भी सामान फेंका हुआ है, उसमें हम सब लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। हमें भी उनकी गंदगी के नाले नहीं बनाने चाहिए, नाले साफ रहेंगे तो मुझे लगता तब भी शायद कम नुकसान होता।
उसमें जहाँ सरकारें इन कामों में कई जगह कोताही करती हैं, लेकिन जनता जागरूक अगर है अपने हितों के प्रति तो मुझे लगता है जनता भी इसमें काफ़ी जागरूक होकर के इन समस्याओं से निजात दिला सकती है। अकेले सरकारें लड़ेंगी इन कामों के लिए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार भी हम ही है, जनता भी हम ही है, सब सरकारें जो हैं वो अपनी हैं, इस देश की हैं, लोकतांत्रिक ढंग से चुन करके आती हैं। तो इसलिए उन नालों के अंदर मैंने देखा इतना लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, नालों के ऊपर कई जगह मकान बना दिए। अब वो सारा काम तो हम लोगों को जागरूकता से देखना पड़ेगा, वरना हम सब लोगों की स्थिति इसी तरह से होगी। आने वाले टाइम में परेशान होंगे हम सब लोग। किसी एक व्यक्ति दो व्यक्ति की गलती से पूरे शहर को परेशान नहीं किया जा सकता है। सर आपने स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य केंद्र की बात की, रात्रि सेवा की। सर यहाँ पे हालात ये हैं कि 9:30 बजे जो है शिफ्ट चेंज होती है नाइट की और मॉर्निंग वाले आ जाते हैं डॉक्टर्स। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो डॉक्टर्स हैं वो 12-12 बजे तक नहीं आते सर। जब शोर मचता है हम हायर अथॉरिटी से पूछते हैं तो वो बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग से यहाँ पे ये हालात बने हैं। सर ये मिसअंडरस्टैंडिंग से अगर किसी की मौत हो जाती या कुछ दुर्घटना हो जाती तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेवार तो डॉक्टर को और जिसकी ड्यूटी है उसको उठाना चाहिए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की? जब मुझे पता है कि मेरी ड्यूटी रात 9 बजे शुरू होगी तो 12 कैसे बज जाते हैं? और मुझे लगता है कि हायर अथॉरिटी को इसको चेक करना चाहिए, और अगर डॉक्टर समय पर नहीं आता तो सीएमओ साहब को कभी रेड करनी चाहिए। आपने बताया है तो मैं सीएमओ साहब से आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एकदम बात करूंगा कि अगर जिसकी ड्यूटी 9 बजे और 12 बजे आ रहा है तो मुझे लगता है वो अच्छा नहीं है। जनता के टैक्स से हम लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, और अगर हम अपना कर्तव्य ही पूरा नहीं करेंगे और घरों के पास हमें नौकरियां मिली हुई हैं तो हम लोगों को सेवा भावना से काम करना पड़ेगा। डॉक्टर्स को भी समय पर आना पड़ेगा। किसी को भी, कोई भी व्यक्ति है, किसी भी दफ्तर में किसी की ड्यूटी है, उस व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी मानते हुए जनता की सेवा के नाते वहाँ पर समय पर पहुँचना चाहिए। सर वो जो डॉक्टर नाइट ड्यूटी वाले होते हैं ना जी, जैसे वो मरीज को चेक किया वो ऊपर चले जाते हैं, दूसरा मरीज जब आता है तो उसको बुलाना पड़ता है। ये ऊपर कहाँ चले जाते हैं? ऊपरली मंजिल में। मंजिल को ही एक दिन चेक कर लूँगा मैं जाकर के, ऊपर काय को जाते हैं? कोई किसी को सोने के लिए थोड़ा नाइट ड्यूटी होती है। उसको फिर फोन करके बुलाते हैं जो दूसरे। नहीं, आदमी को नीचे कहीं ना कहीं एकदम इमरजेंसी कोई आता है, स्टाफ को तो नीचे ही रुकना चाहिए। नाइट जो स्टाफ नहीं रुकते उन लोगों को बाहर रुकना चाहिए। अगर कोई उनका जिसको कहते हैं कोई रिलैक्स रूम है कोई उनका या कोई अलग से है वो देखना पड़ेगा। आपने वैसे सर इसमें विजिट कर लूंगा मैं वहाँ पर, सभी इन्वॉल्व भी है। मैंने बीएमओ से कई बार बातचीत भी कर लूंगा। हाँ, वो कहते करते हैं बात उनसे, डॉक्टर से। सर यहाँ पे ना एक गैस पाइपलाइन से बात, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। डॉक्टर तो हमेशा नीचे ही जहाँ इमरजेंसी है वहाँ अवेलेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। सर गैस पाइपलाइन ने पूरे शहर को जो खोद डाला है, लेकिन दोबारा उसकी रिपेयर नहीं की। बहुत बार कहने के बावजूद नगर परिषद ये बोलते हैं कि उनके उच्च अधिकारियों के फोन नंबर जो है वो स्विच ऑफ आते हैं, हमें उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। जबकि नगर परिषद के प्रांगण में बैठ के वो जो है बिल जमा करते हैं, बावजूद इसके उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। पूरा शहर इस बात से परेशान है क्योंकि हर गली हर सड़क पे उनके द्वारा डाले गए खड्डे पड़े हुए। नहीं, मुझे लगता है इसमें हम लोगों को यह करना चाहिए जो पहले जहाँ तक मेरे को जानकारी है, क्योंकि वो कंपनियाँ अगर हम लोग उनको पाइप बिछाने से पहले उन लोगों के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो वो जितना नुकसान होता है उसका पैसा भी जमा कराती हैं, उनसे लेना चाहिए। अगर उनसे मान लो नहीं लिया आप लोगों ने, नहीं गलती होगी, मान लो एग्रीमेंट नहीं किया, तो मुझे लगता है दूसरा काम है कि हम लोग उनको पाइप बिछाने से रोकें। तीसरा काम है कि अगर उन्होंने पाइप बिछा दी, क्योंकि पाइप बिछानी भी बड़ी ज़रूरी है, लोगों को सस्ती गैस मिलेगी, रिस्क कम हो जाएगा। ढोलाने सिलेंडर ढोने से काम जिसको कहते हैं कि आदमी लोग बच जाएंगे। लगभग 250 करोड़ रुपए की जो स्कीम नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में ऊना जिला के अंदर शुरू की थी, और ऊना में भी इसका कार्यक्रम करके अनुराग जी ने इसकी शुरुआत की थी। आज अनेकों गांव ऐसे हैं जहां पाइप के थ्रू गैस जाती है। और तीसरा काम है कि अगर उन्होंने बिछा दी और हम लोगों ने एग्रीमेंट नहीं किया, उनको रोका नहीं, तो आज अगर वो टूटा हुआ है तो नगर परिषद एक मुश्त उसका एस्टीमेट बढ़ाए कि कहाँ कहाँ टूटी है। नगर परिषद के पास पैसे हैं, पर्याप्त मात्रा में पैसे हैं, और नगर परिषद उसका टेंडर लगाए, ठेकेदारों को काम दे, और ठेकेदार सारी सड़कों को पक्का करें और नालियों को पक्का करें, करना चाहिए। सर पहले ही हाथ खड़े कर दी कि हमारे पास बजट ही नहीं है। बजट बहुत है नगर परिषद के पास, कोई बजट की प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ तक मेरे को जानकारी है कोई प्रॉब्लम नहीं है नगर परिषद। कृपया सर इस तरफ भी ध्यान, इससे मैं बात कर लूंगा उनसे,
चेयरमैन वाइस चेयरमैन तो मेरे साथ ही बैठे हैं, और चेयरमैन से बात कर लूँगा, वाइस चेयरमैन से। जेई इसके एस्टीमेट बनाए, और मुझे लगता है बरसात खत्म होने पे इसके टेंडर लगाने चाहिए, क्योंकि जो गलियां इतनी बढ़िया बनी हैं वो बीच बीच में उखड़ी हैं। मैं जाता रहता हूँ बीच में, पिछले कल भी मैं यहीं था शहर के अंदर, आज भी गया हूँ और अभी भी जाना है एक दो जगह पे। तो मैंने देखा कुछ एक जगह पे ऐसी दिक्कत है, तो उन सब चीज़ों को हम लोग 2-3 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। जितना भी काम है उसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं, ठेकेदारों को काम मिलेगा और लोगों को राहत मिलेगी, तो मुझे लगता है वो अच्छा हो जाएगा। आगामी चुनावों में सर क्या रणनीति रहेगी? चुनाव तो अभी दूर है, अभी पता नहीं चुनाव कब होने हैं, अभी कोई आइडिया नहीं है। जब चुनाव आएंगे तो आप सब लोगों के बीच आएंगे, हमारे कार्यकर्ता भी आएंगे, हमारे जो चुनाव लड़ेंगे वो भी आएंगे, और हम भी आपके बीच में आएंगे। धन्यवाद सर।